नागपुर की सड़कें भी बहुत खचाखच भरी हुई है गणपति की वजह से। आप सभी को इस त्यौहार की बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ मैं। और नागपुर आने का मकसद यही है कि एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, एक महिलाओं का मेड़ावा है और साथ ही साथ पार्टी के जो विदर्भा का यूनिट है कुछ पक्ष प्रवेश का कार्यक्रम रखा गया है। अब आपको मालूम है कि कुछ महीनों के बाद ही इलेक्शन आने वाले हैं और तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी तौर के ऊपर पूरी ताकत के साथ जुटी हुई है। हम भी अलग अलग इलाकों के दौरे कर रहे हैं और पार्टी को मजबूत करके आने वाले वक्त के अंदर हम कहां से कितनी सीटें लड़ा सकते हैं इसका जायज़ा लेने के लिए भी हम घूम रहे हैं। तो विदर्भा का आज के दिन पूरी रिपोर्ट ली जाएगी और फिर ये फैसला 2 दिन के बाद 9 तारीख के दिन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब औरंगाबाद आने वाले हैं। वहाँ पे हम लोग इनिशियल तौर के ऊपर हमारे फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के काम की शुरुआत होने वाली है और उसके आगे की कार्रवाई शुरू होगी। मेरे पास बोलने के लिए बहुत कम है। आपके पास सवाल अगर कुछ होंगे तो आप पूछ सकते हैं। रामगिरी महाराज और नीतीश राणे के ऊपर में यदि कार्रवाई 5 दिन के अंदर में नहीं होती तो मुंबई का घेराव करेगा। बिल्कुल मैंने ये बताया था और मेरे बताने का मकसद ये भी था। देखिए, देश के अंदर, इस राज्य के अंदर कहीं ना कहीं कोई कायदा है, कोई कानून है। कोई भी कैसे भी खड़े रहेगा, कुछ भी किसी तरह का बयान दे देगा और कोई कार्रवाई नहीं होगी। और इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि जो इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, जो सभी के मुख्यमंत्री हैं, हमारे भी मुख्यमंत्री है, वो जब रामगिरी ने इस तरह का बयान दिया तो वो खुद उस दिन आए और उनको बाजू बिठाकर उनकी पीठ थपथपाए एक तरीके से और उन्होंने अपने सरकार की तरफ से एक ऐलान जारी किया कि तू बोलते रहे, तुझे जो बोलने का है, जिस मजहब के खिलाफ, जिस धर्म के खिलाफ तुझे जो बोलना है बोल। हम किसी के ऊपर भी कोई तुम्हारा बाल को भी कोई हाथ नहीं लगा सकता है करके। तो ये इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है, जबकि हमारी उम्मीद ये थी कि एक सरकार का प्रमुख, एक परिवार का प्रमुख की हैसियत से उनकी जिम्मेदारी थी कि उन्होंने इस बात की आलोचना करना और लोगों से ये कहना कि प्रवचन के अंदर इंसान को इंसान की तरह कैसे जीना चाहिए करके, मनुष्य म्हणून कशा जगता येईल याच्या बाबतीत त्यांनी बोलायला पाहिजे। एक दूसरे के धर्म का पोस्टमार्टम करने के लिए तो प्रवचन होते नहीं है मेरे हिसाब से। तो हमारी ये सोच पक्की बन चुकी है कि ये जो महाराज ने जो बोला है ये सरकार के बोलने के ऊपर बोला गया है और सरकार ने अपनी मंशा आके क्लियर कर डाली। हमें बहुत ज़्यादा इसके अंदर तह तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सरकार ने बोल दिया है कि तुम बोलते रहो, हम तुम्हारा साथ देते रहेंगे। अब वो महाराज को सिक्योरिटी दे दी गई है, बल्कि मैंने तो ये मांग की है कि अब वो महाराज को Z+ सिक्योरिटी दो, क्योंकि सरकारें अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी हद तक भी गिर सकती है। हो सकता है कि कल महाराज की जान के ऊपर भी खतरा बना है, महाराज की जान लेने के ऊपर तक भी वो आ सकते हैं और उसका इल्ज़ाम मुसलमानों के ऊपर है तो ठिकरा फोड़ सकते हैं। तो अब वो महाराज की जान बचाने की जिम्मेदारी भी सरकार की है। उसको Z+ दो, Z+ से ऊपर और कोई सिक्योरिटी होगी तो दो, वरना अपनी कुर्सी, अपनी सत्ता बचाने के चक्कर के अंदर ये सरकार किसी भी हद तक नीचे गिर सकती है। उन्होंने ये साबित कर दिया है। मुंबई हमने 5 दिन का हमने 5 दिन का ऐलान किए थे। हम सोमवार के दिन हम हमारी मीटिंग्स कॉल करेंगे और मीटिंग के अंदर हम एक डेट तय करेंगे। मुझे मालूम है कि हिंदू धर्म के अंदर गणपति का त्यौहार बहुत बड़ा होता है और हम आदर करते हैं आपके त्यौहार का, आपके धर्म का और आपके मजहब का। मेरे में और रामगिरी के अंदर ये फर्क है। तो हम नहीं चाहते कि हम यकीनन हम डेट डिक्लेयर करेंगे और डेट डिक्लेयर करने के बाद हम पूरे महाराष्ट्र से, और मैंने जैसा कहा है, किसी ने कहा है, जिसने ये भी कहा है कि भाई हम मस्जिदों के अंदर चुन चुन के और घुस घुस के मारेंगे। उनके एक भाई ने कहा है कि कौन इम्तियाज़ जलील, तो तुझे बहुत जल्द पता चलेगा कि इम्तियाज़ जलील कौन है करके। जब मुंबई की तरफ हमारी गाड़ियों का काफिला और हम कूच करने के लिए जब निकलेंगे तो कौन इम्तियाज़ जलील है उस दिन आपको जवाब मिल जाएगा। मी आज प्यारे खानलाही भेटलो।
ते मायनॉरिटी कमिशनचे चेअरमॅन आहेत. म्हणजे मायनॉरिटीमध्ये फक्त मुस्लिम येतं असं नाही आहे, जैन आहे, पारसीज आहे, सिख आहे, बुद्धिस्ट आहे. ते त्यांचे हित जपण्यासाठी ते पोस्ट क्रिएट करण्यात आली होती की मायनॉरिटीजचे जे काही इश्यूज आहेत, स्वाभाविक आहे भारतीय जनता पार्टीने त्यांना नियुक्ती दिलेली आहे, ते त्यांच्या वतीने आलेले आहेत. तर बोलताना काहीतरी शब्दांचा आपण कितपर्यंत बोलायचं आहे हे यांच्यावर निर्भर असतात. पण मी त्यांना भेटून हेच प्रश्न विचारला की आता मुस्लिम समाजावर इतका अत्याचार होत आहे, ओपनली अशा धमक्या देण्यात येत आहे. ते राणेचा जे मुलगा आहे ते पोलिसांच्या पत्नींच्या पापातही कशा प्रकारचं भाष्य करतो आणि दर सभेमध्ये जाऊन असं वाटतं की त्याच्यासमोर काहीही मुद्दा राहिलेला नाही आहे. आणि जे स्वतःचं संरक्षण करू शकत नाही, स्वतः 6 गाड्या बाउन्सर्स आणि पोलीसवाले घेऊन फिरतात, तो म्हणतो की मला हिंदूंचं रक्षण करायचं आहे. कुणासोबत? तू तुझ्या स्वतःचं रक्षण करू शकत नाही, तू हिंदू समाजाचं काय रक्षण करणार आहे, काय संरक्षण देणार आहे? तर मी त्यांनाही प्रश्न विचारला की या देशामध्ये काहीतरी कायदा आहे ना. मी प्यारेखान साहेबांना विचारलं की हे जे महाराजांनी म्हटलं, रामगिरीने म्हटलं, तर निलेश राणेने म्हटलेलं आहे आणि असे अनेक हे जे प्रकरण महाराष्ट्रामध्ये आपल्याला मागच्या काही दिवसामध्ये बघायला मिळत आहे. बांगलादेशमध्ये काय झालेलं आहे त्याची निंदा मीही केली, आपणही केले असेल, सगळ्यांनी केलेली आहे. कोणीही त्याचं समर्थन करू शकत नाही. पण बांगलादेशमध्ये झाला तर आपण इथे हिंदू जन आक्रोश मोर्चा टाळायचं आणि त्या हिंदू जन आक्रोश मोर्चामध्ये फक्त मुसलमानांना शिव्या द्यायचं, म्हणजे त्यांनी केलं पाप. आणि आमच्यावर हे बोट दाखवून अशा प्रकारचे हे जे शिव्या देण्याचे कार्यक्रम सुरू आहे, आम्हीही निंदा केलेली आहे. मग तुम्ही आमच्या प्रॉफेट मोहम्मदच्या बाबतीत बोलतो तर कोणीही त्याच्या बाबतीत बोलायला तयार नाही. आम्हीही जन आक्रोश मोर्चा काढू शकतो ना, तेच काढणार आम्ही. आमचाही जन आक्रोश मोर्चा खऱ्या अर्थाने एक मुद्दा घेऊन आम्ही मुंबईपर्यंत जाणार आहे आणि मुंबईला जाऊन आम्ही काय करणार आहे? लोकशाही मार्गाने आम्हाला हे अधिकार दिलेला आहे की आपण लोकशाही मार्गाने ते काही गोष्टीचा विरोध करायचा असेल तर आम्ही करणार. आणि आम्ही मुख्यमंत्री, दोघं उपमुख्यमंत्रींना जाऊन एक संविधानाची प्रत आम्ही भेट करणार आहे आणि ते संविधान त्यांना देऊन आम्ही त्यांना सांगणार आहे की हे देश संविधानाप्रमाणे चालणार आहे. गुंडाराज नाही होऊ शकत. महाराष्ट्रासारखा एक प्रगतिशील राज्य ज्याला आपण म्हणतो की ज्याची एक परंपरा आहे, फुले, शाहू, आंबेडकर, छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज यांचं नाव आम्ही भेट देण्यासाठी मुंबईला जाणार आहे. आणि दुर्दैवाने महाराष्ट्राची जे पोलीस याची एक ख्याती होती, म्हणजे त्यांचं एक अभिमान होतं की देशात सगळी चांगली पोलीस कुठे आहे तर महाराष्ट्रामध्ये आहे. आणि मुंबई पोलीसचं तर जगभरात एक नाव होतं. आणि अशा प्रकारे घटना होत असेल आणि पोलीस कोणाच्यावरही कारवाई करत नसेल तर मी काय केलेलं आहे की जेव्हा एक IPS ऑफिसर पास होतो तर त्याला एक शपथ देण्यात येते. त्या शपथ काय असतं ते मी काढलेलं आहे. आता त्याला फ्रेम करून मी IPS ऑफिसर्सला देणार आहे की साहेब आपण विसरले असेल की आपण जे IPS ची वर्दी घातली होती जेव्हा, तर आपण एक शपथ घेतली होती की इम्पार्शियल आपण कशा प्रकारे आपला कर्तव्य बजावणार आहे. ते तुम्ही विसरलं असेल फक्त राजनैतिक दबावामुळे, तर काय उपयोग आहे त्या वर्दीचा की तुम्ही कारवाई करणार नसेल आणि फक्त IPS IAS ऑफिसर्स म्हणून बसणार असेल. तर मला असं वाटतं की आम्ही जे करत आहे ते संविधानाच्या चौकटीमध्ये राहून आम्ही हे करत आहे. आम्ही कधीही कुठेही कोणत्याही जातीचा, धर्माचा आदर केला नाही, करणार नाही. सर, विदर्भ में स्पेशली नागपुर डिस्ट्रिक्ट में कितने सीट्स पे रिव्यू किए हैं और कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कहाँ पे फील करेंगे? देखिए, एक बात आप ये समझ लीजिएगा, हमने महाविकास आघाड़ी को हमने एक प्रस्ताव दिया है और बहुत संजीदगी के साथ दिया है हमने, क्योंकि हमें मालूम है कि इस राज्य के अंदर इस बार तो भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे और अजित पवार साहब की सरकार नहीं आना चाहिए, क्योंकि किसी के भी हित में नहीं है, न किसानों के हित में है. उन्हें ऐसा लग रहा है कि 1,500 रुपये अपनी बहनों को देने के बाद उन्हें वोट मिल जाएंगे करके इसमें.
तो उनकी बहनें भी बहुत होशियार हैं कि इतने सालों के बाद लोकसभा का इलेक्शन आने के बाद उनकी नज़र अपने बहनों के ऊपर पड़ी कि अरे मेरी बहनें भी है इतनी सारी, तो इनको 1,500 रुपये दो। तो ये 1,500 रुपये जो दे रहे हैं ये सौदेबाजी कर रहे थे कि भैया हम पैसा देंगे, तुमने हमको वोट देना। और उनके बहुत सारे नेताओं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उनके बहुत सारे नेताओं ने, उनका अमरावती का एक नेता है उसने बोला कि नहीं तरह में तो पैसे परत काढना। औरंगाबाद के अंदर उनका एक भाजपा एमएलए उसने बोला की मिळाले ना तुझ्या खात्यात आले ना, आता आमचा विचार करा, मतदान आम्हालाच करायचे आहे, म्हणजे स्पष्ट त्यांनी केलेले आहे। तर त्यांना असं वाटतं की 1,500 रुपये आपण मत विकत घेऊ शकतो। तो हमारे को अभी महाविकास आघाड़ी की तरफ से कुछ नेताओं के, बड़े बड़े नेताओं के साथ बातचीत तो हुई, मेरी जाती तौर के ऊपर मेरी खुद बातचीत हुई और हमने उनको समझाया कि देखिए हम, हमारी जितनी ताकत है उतनी ही बात करेंगे, उतनी ही सीटों की हम बात करेंगे। अगर हमारी 25 सीटों के ऊपर हमारी ताकत है तो हम 25 की बात करेंगे, हम ये नहीं बोलेंगे कि आपको हमको 100 सीटें दे देंगे उसमें। लेकिन अगर आप हमको नहीं लेते हैं तो आप हमको एक मैसेज दे रहे हैं और पूरे महाराष्ट्र को मैसेज दे रहे हैं कि हम एमआईएम को इस वजह से नहीं ले रहे हैं कि इनकी कोई ताकत महाराष्ट्र के अंदर नहीं है, जबकि हकीकत ये है कि अंदर से वो भी जानते हैं कि एमआईएम का एक फिक्स वोट बैंक अपने तौर के ऊपर है करके। उसमें सिर्फ इनकी मानसिकता ये हो गई है कि साहब सिर्फ 3 ही कुर्सियाँ लगेगी स्टेज के ऊपर, एक के ऊपर उद्धव ठाकरे साहब बैठेंगे, दूसरे शरद पवार साहब बैठेंगे और तीसरे पे नाना पटोले बैठेगा। मैंने बोला हूँ कि नहीं, अब चौथी कुर्सी भी लगेगी और उस पर इम्तियाज जलील भी बैठेगा। तो वो हमें बाजू बिठाना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि साहब हम स्टेज पे बैठेंगे और तुम्हारा काम, हम इतने सालों से है तो उन्होंने शतरंजियाँ उठाना, हमारे लिए कुर्सियाँ बिछाना, हमारे लिए करके ये काम करेंगे। तो हमने उनको प्रस्ताव दिया, उन्होंने कहा कि हमको थोड़ा टाइम दीजिए, हम चर्चा करेंगे। हमने बहुत टाइम इंतज़ार किया। अब 9 तारीख के बाद से हमने फैसला कर लिया है कि हम हमारा फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हम शुरू करने वाले हैं और अब कितने सीटें लड़ना ये मैं और मेरी पार्टी तय करेगी। तो अभी हमारा उसका आकलन चल रहा है, विदर्भा के अंदर कितने सीटें हो सकती हैं, हमारी विदर्भा की पूरी टीम है, हमने इनसे पूरों से रिपोर्ट्स मांगे हैं, रिपोर्ट्स ले रहे हैं और जहाँ जहाँ पर भी हमें अच्छे कैंडिडेट्स, मजबूत लोग मिलेंगे, हम यकीनन पूरी ताकत के साथ होती है। देखिए मैंने उनसे ये कहा कि आप चर्चा के टेबल के ऊपर आइए तो सही। भाई सबसे पहली प्राथमिकता तो वही रहेगी कि जहाँ पर हमने अच्छा परफॉर्मेंस किया है 2019 के विधानसभा के चुनाव के अंदर, जिसके अंदर हमारी जो सिटिंग सीट्स है, जैसा हमारा मालेगांव और धुलिया हमारे 2 एमएलए के सीट्स थे। औरंगाबाद के अंदर हमने दोनों सीटों के ऊपर एक मरतबा मैं खुद वहाँ से एमएलए चुनकर आया हूँ। अभी भी जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ है जिसमें मैं हारा हुआ हूँ, 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर, औरंगाबाद के सिटी के दोनों भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की सीट के अंदर मुझे बहुत अच्छी लीड मिली है, मैं नंबर 1 के ऊपर। और दूसरे जो इलाके हैं जहाँ पर हमने पहले भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत अच्छे यूनिट्स हैं, तो हमने उनको कोई आंकड़ा नहीं दिया। हमने कहा पहले आप मन बना लीजिएगा आपका कि आप हमको लेना चाह रहे हैं या नहीं लेना चाह रहे। नहीं आंकड़ा मैंने उनको ना बताया हूँ, नहीं मैंने, हमने अभी खुद भी तय नहीं किए। हम एक मरतबा, हमको अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो हम हर लेवल के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं, हर लेवल के ऊपर। महाविकास आघाड़ी चर्चा करना भी चाह रही है। महाविकास आघाड़ी ने चर्चा की है, उन्होंने बात किए है उनके कुछ लीडर्स के साथ, मेरी खुद की मीटिंग हुई है। उन्होंने हमसे समय मांगा था और उन्होंने समय मांग के कहा कि हम पहले तीनों अलायंस पार्टनर्स हम बैठ जाते हैं और फिर उसके अंदर हम लोग चर्चा करके आपको बताते हैं करके। तो अब हमने कहा कि हमें आखिर इंतज़ार कब तक करेंगे, ये तो बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, इनके पास पैसा है, हर चीज़ है, रिसोर्सेज है। अगर ये लास्ट मिनट के ऊपर हाथ उठा दे और कह दे कि साहब नहीं हमारा नहीं जमने वाला है, तब हमने उनको कहा कि साहब देखिए 9 तारीख से हम हमारा खोल रहे हैं। 9 तारीख तक आप राह देख रहे हैं? 9 तारीख तक बिल्कुल राह देख रहे हैं। अगर 9 तारीख तक अगर आता है तो ठीक, अगर उनके मोटी अक्ल के अंदर कुछ बात जमती है तो उनको ये समझ जाना चाहिए कि उनकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान मिलने वाला है, ये अच्छी तरह से वो समझ रहा है। 9 सितंबर, हाँ 2 दिन पहले। अगर समझ लीजिए महाविकास आघाड़ी के साथ आपका नहीं होता और क्या छोटी पार्टी है दूसरा अलायंस ऐसी हो सकता है? देखिए अभी तक तो उस बारे में विचार नहीं हो रहा है। कुछ पार्टियों के साथ बातचीत हुई थी, जैसा राजू शेट्टी साहब पर्सनली मेरे पास आए थे
कुछ और दूसरे भी पार्टीज है जिन्होंने बातचीत किए थे, लेकिन जब उन्होंने ये सुना कि हम MBA के साथ जाना चाह रहे हैं तो वो भी एक मतलब हमारे पिक्चर क्लियर हो गया कि हम किसी के साथ नहीं जाना चाह रहे हैं, तो हो सकता है कि फिर एक नया समीकरण तैयार हो सकता है। आज आप सम्मेलन में शामिल होने वाले हो, बड़ी संख्या में यहाँ पक्ष प्रवेश होने वाला है। महिलाएं कितनी इसमें? एक महिलाओं का खास प्रोग्राम रखा है, मुझे तो पता नहीं है ये कितने जमा किए करके उसमें, लेकिन महिलाएं हैं। देखिए हम लोग बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी जो है ना वो महिलाओं को दे रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि रिजर्वेशन की वजह से महिलाओं को भी अब महानगर पालिका हो, विधानसभा हो, इसके अंदर है तो उनको भी तरजीह दी जाती है। तो हम लोग महिलाओं को भी बहुत आगे दे रहे थे, और पत्रकारों के लिए अलग कोटा भी है हमारे पास, अगर भी आना चाहे। माझा एक प्रश्न आहे, शिवरायांचा पुतळा पडला, शिवरायांचा पुतळा पडला आणि खूप जनक्षोभ उसळला, पण तुमच्या पार्टीकडनं मला कोणतं पण एक अधिकृत एका बयान आलेलं दिसलं नाही। माझा ट्विटर अकाउंट उघडा, त्याच्यावर तुम्ही माझा ट्विटर अकाउंट त्याच्यावर शिवरायांच्या पुतळ्याविषयी माझा ट्विटर अकाउंट जरा उघडा। तर तुमचा पक्षाचा आहे, तुमचा पक्षाचा अधिकृत मी statement आहे। महाराष्ट्राचा मी प्रेसिडेंट आहे, माझा ट्विटर अकाउंट तुम्ही दुसरं औरंगाबादचं मॅडम संभाजीनगर काय आहे की छत्रपती शिवाजी महाराज कोणत्या एका जातीचे नाही होते। दुर्दैव हे आहे की आज काही राजनैतिक पक्षांनी त्यांचं नाव घेऊन या समाजामध्ये जे तेढ निर्माण करण्याचं काम करत आहे ते खऱ्या अर्थाने छत्रपती शिवाजी महाराजांना त्यांची ओळख झालेलीच नाही आहे। आम्ही त्यांचं नाव घेऊन कधीही राजनीती केलेली नाही आहे, आणि जे लोक त्यांचं नाव वापरून जाती जाती धर्मा समाजामध्ये तेढ निर्माण करण्याचं काम करत आहे ते एकदा छत्रपती शिवाजी महाराज कोण होते ते एकदा वाचून बघा। आणि दुसरा छत्रपती संभाजी महाराजांचं जे परिवारातले जे लोक आहेत, कोल्हापूरमध्ये जी घटना घडली होती तर छत्रपती संभाजी महाराजांची पुस्तक ते छत्रपतीने मला दिल्लीमध्ये दिली होती ती पुस्तक मला, की छत्रपती संभाजी महाराज कसे सर्व जाती धर्माच्या लोकांना सोबत घेऊन काम करणारे होते। बहुतेक ते विसरले होते, म्हणून ते पुस्तक मी त्यांना परत पाठवली आहे की बाबा मी तर वाचलं, आपण विसरलं असेल। औरंगाबादचं नामांतरण झालं, तुम्ही विरोध केला MIMने ते संभाजीनगर करू नका म्हणून, तुमची काय भूमिका आहे? माझी भूमिका स्पष्ट होती, त्याच्यामध्ये काही किंतु परंतु नाही आहे। माझी ओळख त्या शहरामध्ये जन्म झालेला होतं माझं, आणि एक शहराची ओळख एका माणसाची जोडलेली असतं। अचानक तुम्ही इतक्या वर्षानंतर तुम्ही सांगणार आहे, आणि त्याचा हिस्टॉरिकल काहीतरी एक रेलिव्हन्स असायला पाहिजे। मग मी एक प्रस्ताव दिला होता की पुण्याचं नाव तुम्हाला बदलण्याची हिंमत आहे का, करा ना त्याचं नाव फुले, सावित्रीबाई फुलेचं तर खूप मोठं काम आहे ना पुण्यामध्ये, तर पुण्याच्या ऐवजी फुले नाव ठेवा। तुम्ही कोल्हापूरचं नाव बदला, नागपूरमध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची दीक्षाभूमी आहे ते नाव बदला ना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं। मुंबईचं नाव आपण बदला ना, खऱ्या अर्थानं तुम्हाला हे आहे तर मुंबईचं नाव तुम्ही छत्रपती शिवाजी महाराज एक MIMचा माजी खासदार आणि MIMचा सदस्य म्हणतो की मुंबईचं नाव तुम्ही छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने ठेवा। तुम्हाला फक्त माझ्या शहरामध्ये येऊन घाणेरडी राजनीती करायची होती। अनेक वर्षापूर्वी बाळासाहेब ठाकरे आले होते, काहीतरी त्यांना एक तेढ निर्माण करायचा होता, काहीतरी मुद्दा घ्यायचा होता, म्हणून त्यांनी हे काहीतरी हिस्टॉरिकल त्याच्यामध्ये रेलिव्हन्स असायला पाहिजे। पण काय आहे की ज्यांच्याकडे काही मुद्दे नसतं, ज्यांच्याकडे काही मुद्दे नसताना, तर आता तुम्ही बघितलं असेल की छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा जेव्हा पडला तर सगळ्या मीडियामध्ये सोशल मीडियामध्ये हेच चाललं होतं। मग त्यांनी एक पिल्लू पाठवलं अहमदनगरला, आणि पिल्लूला सांगितलं की बाबा तू अशा प्रकारचं एक वक्तव्य कर की ज्याच्यामध्ये की आम्ही मशिदीमध्ये घुसून ते केलं। छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा 2nd नंबरवर आला, आणि 1ल्या नंबरवर मुद्दा कोणता आला की ते राणीचं जे पिल्लू आहे त्यांनी अशा प्रकारचे हे केलं। तर हे सगळं एका सिस्टमॅटिक 36 कोटीचं होतं ते, आणि फक्त 26 लाख मिळाले आपटेला, ह्याच्याविषयी काय म्हणणं आहे की ते 26 लाखामध्ये पुतळा निर्माण करा, 26 लाखामध्ये पुतळा निर्माण, पण दुर्दैवाची गोष्ट नौदलावर का त्यांनी ढकललं? कारण नेव्ही असं काम करू शकते असं तुम्हाला वाटतं का? मॅडम ते काय आहे की राजनीतीमध्ये कोणत्याही पातळीवर हे सरकार जाऊ शकतं। छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याच्या नावाखाली आपण काही हजार कोटी रुपये
आपल्या खिशात जात असेल तर त्यांनी केले तर आपल्याला आश्चर्य वाटत असेल. मला काही आश्चर्य वाटत नाही, कारण त्यांनी अनेक असे उद्योगधंदे केलेले आहेत. यांना काहीही छत्रपती शिवाजी महाराजांची देणं घेणं नाही आहे. आपल्या खिशात पैसे, हे पैसे आले येतं कुठे? इम्तियाज अलीला पराभव करण्यासाठी कसे कसे मंत्री आले होते, किती किती बॅग घेऊन आले होते पैसे वाटण्यासाठी. हे पैसे येत कुठे? इथूनच येत आहे ना की छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा किती लाख दिले बिचारे ते ठेकेदाराला, आणि बाकीचे पैसे तर काय? डबल से आता हूँ. अभी आपने कहा कि कुछ साल पहले बाबा साहब अम्बेडकर छत्रपति शिवाजी नगर में आए, उन्होंने समाज में पेड़ निर्माण किया, तो आपने अभी स्टेटमेंट दिया. तो अभी आपको जरूरत पड़ी कि उनके सुपुत्र के बाजू में कुर्सी लगा के बैठने की आपको जरूरत क्यों पड़ रही है? आपने जो कहा कि कॉन्ट्रडिक्ट नहीं हो रहा है कि उन्होंने समाज का पेड़ निर्माण किया, आपको उनके साथ ही बैठना पड़ रहा है. देखिए आप ये, और दूसरा ये है कि आप मराठी में भी पूछ सकते हैं. म्हणजे असं नाही आहे की शिवसेनेचा जन्म कशामुळे झाला होता. त्याचा उद्देश काय होता की शिवसेना जेव्हा प्रस्थापित झाली होती, एक तर हे होतं की पहिले इनिशियली आपल्याला साऊथ इंडियन्सला टार्गेट करायचं होतं. ते सगळं प्रमुख कारण होतं. मग त्याच्यानंतर त्यांना कळलं की बाबा हे साऊथ इंडियन जे आहे ते आपलेच आहे, मग आपल्याला दुसऱ्याला कोणाला तरी अटॅक करायला पाहिजे. तर त्यांचं सगळ्यात सोपं कोण होतं तर मुस्लिम समाज. तर शिवसेनेचा जन्म मुस्लिम समाजाला टार्गेट करण्यासाठी, आणि दुसरं आम्हाला काँग्रेस चालत नाही. बाळासाहेब ठाकरे यांनी अनेकदा हे म्हटलं होतं की काँग्रेस म्हणजे देशासाठी कसं हे घातक आहे हे आहे. त्याच्यामुळे त्याचा जन्म झाला. आता बाळासाहेब राहिलेलं नाही. त्यांचा मुलगा कोणासोबत सरकार स्थापित केली? एक पॉलिटिकल कंपल्शन. भाई दोघं शत्रू आहेत, तर त्याच्यामध्ये कोण मोठा शत्रू आहे? शिवसेनानी हे त्यांना जेव्हा कळलं नाही बाबा आपण भारतीय जनता पार्टीसोबत जाऊ शकत नाही, तर त्यांनी एक पॉलिटिकल कंपल्शन म्हणून काँग्रेसनी NCP सोबत गेले. आता आमच्या समोरही हे प्रश्न आहे की आम्ही कशा शिवसेनेसोबत जाऊ शकतो, की जे लोकांनी ओपनली म्हटलं होतं की आम्ही बाबरी मस्जिदला शहीद करणारे आम्ही आहे आणि याचा अभिमान आहे आम्हाला, आम्ही त्यांच्यासोबत कसं जाऊ. पण आमच्या पुढे एक प्रश्न पुन्हा हे होतो की आज त्यांच्यासोबत नाही गेले तर भारतीय जनता पार्टीकडे अनेक असे मशिदी आहे की जे यांच्या टार्गेट लिस्टवर आलेले आहे. ते वाचवण्यासाठी आम्हाला कुठेतरी कॉम्प्रोमाइज करण्याची आवश्यकता आहे. म्हणजे असं नाही आहे की आम्ही आयडिओलॉजिकली त्यांच्यासोबत जाणार आहे. एक आयडिओलॉजिकल एक हे असतं आणि एक पॉलिटिकल कंपल्शन असतं. तर आमचा पॉलिटिकल कंपल्शन आहे आणि महाराष्ट्रासाठी हे एक हिताचा निर्णय होणार आहे, म्हणून आम्ही हे डिसिजन घेतलेलं आहे. आम्ही त्यांचे राजनीती आम्हाला त्यांचे आयडिओलॉजी जे आहे ते आम्हाला पटत नाही आणि त्यांना आमची आयडिओलॉजी पटत नाही. हे खरी गोष्ट आहे. पण पॉलिटिकल कंपल्शन्समुळे आम्ही सर मुझे बड़ी खुशी होती है जब इस तरह की कोई हरकत होती है ना, क्योंकि एक जिंदा पार्टी की निशानी होती है सर. अगर पार्टी मरी हुई है, कमजोर पार्टी है, कि उसके अंदर कोई फ्यूचर ही नहीं है, तो कोई लड़ता नहीं है उस पार्टी के अंदर. अगर पार्टी के अंदर खींचमतानी चलते रहे उसके अंदर कि मुझे पद मिलना चाहिए, मुझे पद से नहीं हटाना चाहिए. आए थे सर, कुछ लोग आए थे, लेकिन उनसे बातचीत हुई. देखिए एक स्वाभाविक है कि अगर किसी पद से हटाए, आज मैं महाराष्ट्र का अध्यक्ष हूँ, कल हो सकता है आशा साहब ने कहे कि इम्तियाज अली अब तुम नहीं रहेंगे, तो मेरे लिए चाहने वाले जो है वो नाराज हो जाएंगे करके. आता मी मुंबईच्या अध्यक्षाला जेव्हा पक्षातून बाहेर केलं, आपण ते व्हिडिओ बघितलं असेल, आणि त्यांना पक्षातून बाहेर करताच त्यांनी म्हटलं की नाही जे भारतीय जनता पार्टी. आणि मी म्हटलं बाबा तू इतकं वर्ष आमच्या सोबत होता, तुझ्या पोस्ट आम्ही बाहेर काढलं तर आमच्यावर आरोप करायला सुरुवात चलते रहती है. नहीं हमें कहाँ आता है अभी 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 जो है वैसी ही स्टेटस है उसमें. देखिए हर एक को ये है साहब, मैं आपको पोस्ट दे दिया हूँ, आपको काम करके तो बताना है ना. नहीं उन्होंने मुझसे परमिशन लेके गए थे. उन्होंने परमिशन लेके गए थे. लातूर के अंदर कुछ ओबीसी की कॉन्फ्रेंस है, वहाँ पे ओबीसी की कॉन्फ्रेंस, उन्होंने मुझसे परमिशन लिए थे कि साहब ये दिन है करके, अगर आप इजाज़त देते हैं मतलब बिल्कुल जाइए, आपके ये इम्पोर्टेंट है. तो लोगों को परफॉर्म करना पड़ेगा सर, और जो परफॉर्म नहीं करेगा उसको घर जाना पड़ेगा उसमें, वो चाहे कोई भी हो. आपने प्रपोजल दे दिया, लेकिन नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स उनसे कुछ मैसेज
मेरी तरफ से जितना भी बोलना था मैंने बोल दिया हूँ, आपकी तरफ से भी मैं उनको पैगाम दे रहा हूँ उनकी करके। तरफ से कुछ आया नहीं है। नहीं, उनकी तरफ से आया नहीं है। उनके उसमें दिक्कत ये है कि उनके नीचे के सभी लोग हैं जो इस बात से सहमत है। शिवसेना के बहुत सारे नेताओं ने मुझे पर्सनली है तो ये कहा है की साहेब तुम्ही थोडासा प्रेस करा, तुम्ही फोर्स करा आमच्या लिडरशिपला की आपला काहीतरी अलायन्स व्हायला पाहिजे। एक चीज़ ये है कि वो इस भरम में है MVA कि लोकसभा के अंदर पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों ने घंटों लाइनों में खड़े रहकर है तो इंडिया अलायंस को वोट किया। उसमें हमारे मौलाना लोगों ने भी एक बड़ा किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि नहीं अपने को इनको वोट देना है करके उन लोगों ने है तो ऐलान किए और उसका सभी लोगों ने ये किया। लेकिन पिछले 2-3 महीनों के अंदर जब ये परिवर्तन आया तो उम्मीद की जा रही है थी कि ये सब हमारे लिए खड़े रहेंगे, कहीं ना कहीं आवाज़ बनेंगे। पहला वाक़या कौन सा हुआ तो गाज़ापुर का हुआ, जहाँ पर कोई अतिक्रमण का मामला था नहीं, लेकिन हिंदुत्ववादी संगठन के गुंडे अंदर जाके मुसलमानों के घरों में घुसे, दुकानें तोड़-फोड़ कर डाली, किस तरह का आतंक वहाँ पे मचाया था। कोई कुछ नहीं कहा, खामोश बैठे रहे। फिर लोकसभा के अंदर जब वक्फ का अमेंडमेंट का बिल आया गया है तो 12 MP शिवसेना के, जिसको मुसलमानों ने वोट देकर है तो चुनकर वहाँ पर भेजा, तो वो धीरे से है तो खिसक किए बाहर कि हमने अगर यहाँ पे अपोज किया तो हमारे हिंदू भाई हमसे पूछेंगे कि तुम्हारा का मुसलमान झालेले आहे का करके। ये विचारों की व्यथा थी तो बेचारे बाहर निकल गए। फिर मुंबई के अंदर जब ये विधान परिषद का इलेक्शन आया उसमें कम से कम एक मुस्लिम था, वजाहत कांग्रेस पार्टी का था। तो आप वहाँ से भी है तो उनको बाहर करवा लें। आज महाराष्ट्र के अंदर है तो मुस्लिम मुक्त विधान परिषद आपने करवा लेने करके, यानी कि आपको सिर्फ वोट चाहिए। भाई छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला गिरा, हमने भी उसकी निंदा की, हमने भी इंक्वायरी की मांग की कि साहब ये पैसा गया कहाँ करके। तो पूरे के पूरे महाविकास आघाड़ी के नेता जो है वो सड़क के ऊपर आ गए कि हम आंदोलन करेंगे। साहब मेरा जो आदर्श है, मैं जिसको पूछता हूँ, जो मेरे लिए इबादत मेरे लिए है तो जान से भी प्यारा है, मेरे प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ कोई इस तरह की बयानबाजी करता है तो ये महाविकास आघाड़ी के मुस्लिम लीडर्स क्या सो रहे थे कि वो आंदोलन नहीं करेंगे? वो इसलिए नहीं करेंगे कि बेचारों की वैसी हालत है जो शिवसेना की उस वक्त लोकसभा से बाहर खिसक रहे थे कि बोले हमने अगर तो इसके खिलाफ आवाज़ उठाए तो हमको जो थोड़े बहुत हिंदू वोट मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे करके। तो ये सब चक्कर के अंदर आप देखिएगा कि ऐसे ऐसे मुद्दे आप क्या इमेजिन कर सकते हैं महाराष्ट्र के अंदर कोई दूसरा एक लीडर आके खड़े रह के तो बयान देता है कि हाँ तुम्ही याच्या बाबतीत बोल रहे हो तो हम मस्जिद में घुस के मारेंगे करते। अरे काय आम्ही काय पपट है, हम रबर के बने हुए हैं, क्या है क्या मतलब? और तुम कौन है पहले ये बताओ मेरे, तुम्हारी हैसियत क्या है तुम ये बताओ। तुम्हारी गुंडागर्दी जो इतने एरिया के अंदर चलती होंगी तो चलाइए तुम्हारी गुंडागर्दी। और तुम्हारे को छोड़ा किसने है हमको भी मालूम है। एकनाथ शिंदे ने तो वो रामगिरी को छोड़ा है, तो देवेंद्र फडणवीस ने ये पिल्लू को छोड़ा हुआ है कि तू जा महाराष्ट्र के अंदर जाके है तो तेरे को जो बोलने का है बोल करके। लेकिन हमारी भी एक सुनने की एक लिमिट है, हम भी बर्दाश्त करने की एक लिमिट है। ये देश के हम भी है, महाराष्ट्र के अंदर हम भी, हमारा भी एक ये है कि हम एक अभिमान के साथ कहते हैं कि हम महाराष्ट्र में जन्मे हैं करके। लेकिन क्या हम ये लुच्चे लफंगों की हम बातें सुनने के लिए हमने ये किए? सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन जो बोलते बुलडोजर जस्टिस, इसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट व्यू लिया है। आपको क्या लगता है अभी जो ये बुलडोजर एक्शन है ये बंद होगा? तो देखिए कुछ बंद नहीं होगा। बड़े दुर्भाग्य से ये कहना पड़ रहा है कि कई इससे पहले भी इस तरह के जजमेंट्स आ चुके हैं जहाँ पर क्रिटिसाइज किया गया था इस तरह के उसमें कि देश के अंदर कानून है, एक सिस्टम है, जुडिशरी है, उसके बाद कोई कार्रवाई। ये तो ऐसा हो जा रहा है कि जबलपुर के छतरपुर के अंदर जो घर को गिराया गया है साहब 10-12 करोड़ रुपये। आप एक दिन कुछ आंदोलन हुआ, किसी ने किया, वहाँ पे कुछ पथराव हुआ, जो भी हुआ हो, आप अचानक जाते हैं तो पूरा 10-12 करोड़ रुपए का घर है तो बुलडोजर से गिरा देते हैं, सामने 3-3 गाड़ियों को ऐसा क्रश कर देते हैं। तो ये क्या जंगल राज चल रहा है इस देश के अंदर? और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, लेकिन क्या ये लोग अदालत को मानने वाले हैं? ये लोगों ने तो ये कहा है कि अदालत बंद करवा लो, पुलिस स्टेशन बंद करवा लो, अब पूरा राज जो है वो हमारा है और हम हमारे हिसाब से कार्रवाई करेंगे।
मेरा एक सवाल है, भाजपला हरवायचं आहे. मेरा एक सवाल है, नाही, नाही, एक second, एक second. तुम्हाला भाजपला हरवायचं आहे आणि काँग्रेसवर विचारत नाही. तुम्ही इलेक्शन लढताय. दिवाळी इलेक्शनमध्ये पुन्हा भाजप येईल असं वाटत नाही. ठीक आहे, ठेका घेतलेला आहे जे जो आहे हं? की आता जे नाही. भाजपला हरवायचं. हे प्रश्न आपण काँग्रेसच्या मोठ्या नेत्यांना विचारायला पाहिजे की साहेब ते काहीतरी म्हणजे जेव्हा MBA हे डिसिजन घेणार असेल की आम्हाला MIM नको पाहिजे तर त्यांचं म्हणण्याचं कारण हे काय आहे की बाबा MIM मध्ये काही ताकद राहिलेली नाही आहे, MIM मध्ये कोण आहे, मग ते आम्ही निवडणूकमध्ये त्यांना दाखवू ना. युतीच्या संदर्भात बाळासाहेब आंबेडकरांसोबत तुमचं काय बोलणं झालंय? ते काही नाही झालं. त्यांनी अनेकदा हे स्पष्ट केलेले आहे की मी MIM सोबत जाणार नाही. अनेकदा पत्रकारांनी त्यांना प्रश्न विचारला तर मी उगीच कशाला त्यांना पुन्हा जाऊन हे करू. महाविकास आघाडीचा जो भ्रम आहे लोकसभेमध्ये जे अभिप्राय मत मिळालं तो भ्रम अजूनही कायम आहे. विधानसभेमध्ये तो भ्रम तुटेल असं वाटतं. 100%. कारण काय आहे की लोकांनाही असं वाटू लागलं की बाबा इतके मुद्दे झालेले आहेत तर आमच्या बाबतीत कोणीही बोलायला तयार नाही आहे. गाजापूरमध्ये करणारे कोण लोक होते? आंदोलन सुरुवात कोणी केली होती? काँग्रेसच्या खासदारांचा मुलगा. 1 महिना 2 महिन्यापूर्वी मुसलमानांनी त्यांना मतदान असं 2-2 तास उभे राहून हे केले होते. त्याच्या बाबतीत काही नाही. रामगिरीच्या बाबतीत का बोलत नाही? भाई माझा धर्म आहे ना. मी काय हे बोललेलं आहे का की बाबा तुम्ही माझा धर्म स्वीकारा करते? तुम्ही तुमच्या धर्माचं पालन करा. मी माझ्या धर्माचं पालन करतो. मी तुमच्या धर्माची इज्जत करतो. तुम्हाला करायचं माझं नाही करायचं तुमच्या हातात आहे. पण काही वाईट तर बोलू नका ना. म्हणजे पोस्टमॉर्टम करण्यासाठी आपण प्रवचन करतो का? माझा एक सवाल आहे, आपला वोट बँक वाढलेला आहे, कार्य वाढलेला आहे, तर बहनजी मायावती BSP पार्टी सोबत आपण अलायन्स करणार आहे का? आता त्यांचा काही महिन्यापूर्वी त्यांचे महाराष्ट्राचे काही नेते होते ते माझ्याकडे आले होते आणि आम्ही पॉझिटिव्हली त्यांना सांगितलं होतं की तुम्ही एकदा बहिणजी सोबत चर्चा करा. कारण आम्हाला माहीत आहे की सगळे निर्णय जे आहे ना ते 1% जे आहे ते बहन मायावतीजी करतात. म्हणजे त्यांच्या खालचे लेवलचे कितीही नेत्यांनी काहीही म्हटलं तर ते होणार नाही. तर आम्ही त्यांना सांगितलं की तुम्ही तुमच्या पक्षातून पहिले एक क्लिअर हिरवी झंडी तुम्ही घेऊन या की हो आम्हाला MIM करायचं आहे. आम्ही 1 मिनिटामध्ये त्यांच्यासोबत जायला तयार आहे. 1 मिनिटामध्ये. आपके पार्टी का विदर्भ राज्य सेपरेट विदर्भ राज्य के ऊपर में क्या स्थान है? देखिए ये तो मतलब उन लोगों से पूछना चाहिए जिन्होंने आपको कई मर्तबा है तो वादे किए थे कि हम सत्ता में आने के बाद हम विदर्भ राज्य बनाएंगे करके. ये मैं जब MLA था और मैं उससे पहले जो पत्रकार था उस वक्त से है तो ये मुद्दा सुनते हुए आ रहा है. तो जिन पक्षों ने है तो ये वादा किए थे कि हमारे सत्ता में आने दीजिएगा हम विदर्भ राज्य बनाएंगे करके, वो सत्ता में आने के बाद कैसा भूल जाते हैं ये भी उनसे पूछना चाहिए. उसमें हम तो बहुत छोटे से हैं, पहले उनका फैसला आने दीजिएगा वो क्या कहते हैं करके फिर हम अपनी राय देंगे. ठीक है सर, थैंक यू सो मच.